जैसा कि हम अपनी कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं समास का प्रकरण। समास के अंतर्गत हमने अब तक अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में देखा था। अव्ययभाव समास से जुड़े हुए हमने अनेकों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे और उनका हमने सामासिक विग्रह भी किया था। और उसके साथ साथ हमने अपनी पिछली कक्षा में यह देखा कि तत्पुरुष समास का स्वरूप किस प्रकार का होता है और तत्पुरुष समास से जुड़े हुए आज हम बहुत सारे आपके पास उदाहरण लेकर के आए हैं। अगर आप वो पढ़ लोगे, अगर उनका विग्रह कर लोगे, तो मैं ये मानता हूं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए किसी भी समास के पद को छोड़ोगे नहीं, किसी भी समास से जुड़े हुए तथ्य को आप भूलोगे नहीं। सारे के सारे तथ्य आपके सामने होंगे, आपके आंखों के सामने नृत्य कर रहे होंगे। इसके लिए बस इस कक्षा के साथ आप जुड़ जाइए और इस कक्षा के साथ पूर्ण मनोयोग और पूर्ण तल्लीनता के साथ इसमें बने रहिए। हमारा यह विश्वास है इस कक्षा के बाद तत्पुरुष समास से जुड़े हुए तथ्य, कर्मधारय समास से जुड़े हुए तथ्य आप कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। इसके लिए आइए चलते हैं समास। कि हमने साथियों अब तक देखा था कि समास का टॉपिक के अंतर्गत कि अव्ययभाव समास क्या था, हमारे पास था अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव में हमने क्या देखा, अव्यय समास के अंदर हमने देखा था कि उपसर्ग और संज्ञा शब्द होगा, रिकैप कर लीजिए आप, और दूसरे पद में संज्ञा या संज्ञा होगा, या फिर कुछ उदाहरण होंगे उसमें संज्ञा पहले आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। यह तथ्य हमने देखे थे। जैसे कई शब्द देखे, आ जन्म, आ मरण, उसमें उपसर्ग पहले आ रहा है। संज्ञा और संज्ञा दो साथ आ रहे हैं, उसमें हमने देखा घर घर, नगर नगर, द्वार द्वार। उसी प्रकार संज्ञा और उपसर्ग आ रहे हैं, उसमें हमने देखा विवाह इतर, मृत्यु उपरांत, विवाह उपरांत इत्यादि शब्दों को हमने इसमें देखा था। साथ ही साथ हमने बाद में देखा था तत्पुरुष समास से जुड़े हुए तथ्यों को। तत्पुरुष में हमने क्या देखा, तत्पुरुष के अंतर्गत दो चीज थी हमारे पास। एक चीज ये थी कि इसके अंतर्गत विभक्ति चिन्हों का क्या हो रहा था, लोप हो रहा था। विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा था। और वो विभक्ति चिन्ह किसके थे, वो विभक्ति चिन्ह थे कारकों के। इसके थे, कारकों के थे साथियों। विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा था और विभक्ति चिन्ह किससे जुड़ के आए थे, कारकों से आए थे। कारक हमारे पास कितने थे, 8 थे साथियों। कितने थे, 8 कारक थे, जिसमें से मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में भी बताया था कि हमने कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा दिया था। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इस समास के अंतर्गत हटा दिया था। तो हमारे पास कितने बच गए थे, 6 बच गए थे। कौन कौन से थे, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, अधिकरण और संबंध कारक। क्या थे, संबंध कारक। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। चूंकि 8 कारक थे, 8 कारकों में से कर्ता और संबोधन हमने इस समास के प्रकरण में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध बचा। इन 6 कारकों से जुड़ी हुई विभक्तियां हम तत्पुरुष समास में देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। ये जो विभक्तियां दो पदों के मध्य में हमें परिलक्षित होती है या दिखती है, तब वो समास या सामासिक विग्रह पद होता है। और जब इन विभक्तियों को हम हटा देते हैं, उनके पास जो पद हैं उनको समीप बैठा देते हैं और विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं,
वहां जो होगा वो तत्पुरुष सामासिक पद होता है, वहां होगा तत्पुरुष सामासिक पद। और इसी के आधार पर तत्पुरुष समास को हम क्या करते हैं, कई भागों में बांटते हैं। एक तो कारक तत्पुरुष समास, क्या बांटते हैं, कारक तत्पुरुष समास, अर्थात इनमें जितने भी इनका वर्गीकरण होगा या सामासिक पद होगा उनमें कारकों से जुड़े हुए ही विभक्ति, योजक चिन्ह या अवयव का लोप या पुनः उनका समावेश किया जाएगा। इस कारकों के आधार पर हम इसको पुनः 6 उपभागों में बांट सकते हैं। कैसे, कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास और संबंध कारक तत्पुरुष समास। और इसके बाद हम इसका जो वर्गीकरण करते हैं दूसरा होता है अलुक तत्पुरुष। ये भी उसी प्रकार के विभक्ति चिन्ह इसमें आएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह या योजक चिन्ह है वह जो दूसरा पद है जिसका इसका मूल कारण क्या है तत्पुरुष का, कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें उत्तर पद या जिसे हम द्वितीय पद कहते हैं वह मुख्य होता है, अर्थात वह प्रधान होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें स्वीकार्य नहीं होता है। जिस प्रकार हमने अवयव भाव किया, अवयव भाव के अंतर्गत साथियों को मैंने बताया था कि इसमें पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान था। प्रथम पद प्रधानता से तात्पर्य यहां हम समास में लेते हैं कि उस पद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता है, और अगर दूसरा पद प्रधान है तो उसमें परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह रहते हैं या फिर उनको सामासिक पद बैठाते हैं तो उनका लोप होता है। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह तो इसमें भी रहेंगे लेकिन ये बाद वाले पद के साथ संबंधित माने जाएंगे या जुड़े हुए माने जाएंगे। इसके बाद अपने पास तीसरा इसका आता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, उपपद से तात्पर्य है कि इसके साथ छोटा सा एक प्रत्यय लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब पद के बाद किसी प्रत्यय का योग होता है और उस प्रत्यय से वह प्रत्यय मूल हो जाता है अर्थात प्रधान हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता, तो वह उपपद कहलाता है। क्यों कि जिस पद को हमने जोड़ा है उसके उप मतलब छोटे से रूप के रूप में काम आया है, मतलब नजदीक आकर के नए शब्द का निर्माण किया है। जैसे एक शब्द आता है साथियों राजनीतिज्ञ, क्या आता है, राजनीतिज्ञ। यहाँ यह क्या है, यह एक उपपद है जिसे हम प्रत्यय भी कहते हैं। अगर इसका हम सामासिक विग्रह करें तो करेंगे राजनीति को जानने वाला, राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ। उसी प्रकार मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। इसके बाद कई और शब्द, कष्टप्रद, कष्ट को प्रदान करने वाला, सुखदाई, सुख को देने वाला, या फिर हम अगर ये कहें कष्टदाई, कष्ट को देने वाला। ये जो पीछे जितने भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं ज्ञ के, उसके बाद दाई के, प्रद के, एक शब्द जैसे आ जाता है कार प्रत्यय से जुड़ा हुआ होता है, स्वर्णकार, कार मतलब करने वाला, स्वर्ण का काम करने वाला। इसी प्रकार आता है शब्द आता है हारी, इसको हम शाका के साथ जोड़े तो शाकाहारी, मांस के साथ जोड़े तो मांसाहारी अर्थात मांस खाने वाला, शाक का खाने वाला। इस प्रकार के जो उपपद आते हैं उसको हम किस में लेते हैं, उपपद तत्पुरुष में लेते हैं। एक आता है नय तत्पुरुष,
अगला भेद क्या है? नए तत्पुरुष। इसमें अ और अन, ये दो उपसर्ग जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? अ और अन। देखो उपपद में आपके सामने प्रत्यय जुड़े और उपपद तत्पुरुष बने। न तत्पुरुष में अ और अन जुड़ते हैं और इनका अर्थ होता है बिना, मतलब किसी चीज के बिना। जैसे शब्द आता है अनभिज्ञ, विज्ञ नहीं होना, जानकार नहीं होना। अकाल, बिना काल। अकारण, बिना कारण। अनपढ़, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है साथियों। अनपढ़, बिना पढ़ा। क्या है? बिना पढ़ा, अनपढ़। इसी प्रकार एक शब्द आता है अनबन, बिना बने। अनबन अर्थात बिना बने। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर अ और अन उपसर्ग लगा हुआ आ जाए और उस उपसर्ग का मूल अर्थ या मूल भाव बिना में हो अर्थात रहित में हो। कई बार अ उपसर्ग इस अलग तरीके से भी आ सकता है। जैसे एक शब्द आता है आजन्म, आजन्म। एक होता है अजन्मा, अजन्मा। दो एक आपको शब्द साम्य दिख रहे हैं, आजन्म और अजन्मा। अब अगर इसमें आपने को यह पूछ लिया जाए कि समास कौन सा है, सामने से सीधे से शब्द दिख रहे हैं। एक शब्द और बताता हूं मैं आपको, पशु बलि और एक बलि पशु। क्या आ जाता है? बलि पशु। सीधे से शब्द दिख रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, लेकिन सामासिक दृष्टिकोण से इन पदों का स्वरूप अलग है। यहां देखो आ आया, क्योंकि हमने क्या बताया कि नस तत्पुरुष में केवल अ आता है। आ जन्म मतलब जन्म भर, ये कहां चला गया? अव्यय भाव में, जो कि हमने बताया उपसर्ग और संज्ञा के योग से बनता है। अगला है अजन्मा, अ मतलब नहीं, बिना जन्मे। इसका अर्थ क्या होगा? बिना जन्मे। तो वो कहां जाएगा? नज तत्पुरुष में। अर्थात पहला जो शब्द है, जो पद सामासिक बना है, वो अवयव भाव का उदाहरण है, और दूसरा जो है वो हमारे तत्पुरुष का उदाहरण है। और अगर तत्पुरुष में भी भेद पूछे तो नज तत्पुरुष का उदाहरण। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा पशु बलि और एक पशु बल, बलि पशु। पशु बलि का हम अगर विग्रह करते हैं तो पशु की बलि, क्या आता है इसमें? पशु की बलि। क्योंकि संबंध कारक तत्पुरुष में हम का, की, के का प्रयोग करते हैं, तो यहां यह उदाहरण होगा संबंध कारक तत्पुरुष का। अगला है बलि पशु। इसका अगर हम विग्रह करेंगे, सामासिक पदों का विग्रह होगा, तो ये होगा बलि के लिए पशु। क्या होगा? बलि के लिए पशु। अब साथियों समझ आया होगा आपको, बलि के लिए। बलि के लिए कहां आएगा? के द्वारा, करण के अंतर्गत। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हम इसमें देखते हैं। एक और आता है जो मैंने कल भी चर्चा की थी आपके साथ, लेकिन आज पूर्ण विवरण के साथ आपके सामने ला रहा हूं, लुप्त पद तत्पुरुष। अर्थात इसमें विभक्ति चिन्ह तो लुप्त होते ही होते हैं, साथ में कई बड़े बड़े पदों का भी लोप हो जाता है। कई शब्द हैं, जैसे पकौड़ी शब्द आता है। क्या आता है? पकौड़ी। तेल में पकी हुई बड़ी, में कहां आया? में इसमें आ रहा है अधिकरण में, अधिकरण कारक तत्पुरुष में आ रहा है। लेकिन मैंने आगे एक पद और दे दिया। क्या दे दिया? तेल में पकी हुई बड़ी। ये पकी हुई जो शब्द था वो किस में हमने ले गए? लुप्त पद में ले गए। अगर बड़े बड़े पदों का जहां लोप हो जाता है और फिर हम सामासिक पद को साथ लाके बैठा देते हैं, वहां होता है लुप्त पद। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको अवयव भाव पहचानने का तरीका बता दिया कि उपसर्ग होगा, उसके बाद संज्ञा होगी, या फिर संज्ञा या संज्ञा होगी,
तीसरा स्वरूप था संज्ञा या उपसर्ग होगा। उसी प्रकार तत्पुरुष पहचानने का तरीका ये है कि इसके अंतर्गत कोई विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ होगा। क्या होगा? विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ होगा। और विभक्ति चिन्ह किसका होगा? कारकों का होगा। और कारकों में भी किसका होगा? इन 6 कारकों का होगा। किसका? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का और संबंध का। पहला तो ये विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ होगा। दूसरा, उपपद में कुछ प्रत्यय आ जाएंगे, जैसे ज्ञ प्रत्यय, कार प्रत्यय, और दूसरे जैसे जुड़े हुए जो अपने प्रत्यय हैं वो जैसे दाई हैं, प्रद हैं, कुछ प्रत्यय पीछे जुड़े हुए आ जाएंगे। अगला, 2 उपसर्ग मुख्यतः आ जाएंगे, अ और अन। सिर्फ 2 ही उपसर्ग, अ और अन, और वो बिना के अर्थ के भाव के साथ यदि आते हैं, रहित के अर्थ के भाव के साथ यदि आते हैं, तो वह किसका उदाहरण होगा? किसमें जाएगा समास? तत्पुरुष समास के अंतर्गत साथियों जाएगा। एक लुप्त पद है, दही बड़ा है, बैलगाड़ी है, जलयान है, वायुयान है, ये जितने भी शब्द हैं साथियों, जैसे देखो जलयान, अगर इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे जल पर चलने वाला यान। में नहीं करना है हमें। एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक और उदाहरण बताऊंगा तो आपको इसको पूर्ण रूप से आप समझ पाओगे। जलयान, एक होता है वायुयान, वायु में चलने वाला यान। एक होता है जलयान, जल पर चलने वाला यान। एक होता है पनडुब्बी। क्या होती है? बहुत अच्छा शब्द है, अक्सर पूछा जाता है ये पनडुब्बी। पनडुब्बी, पानी में डूब के चलने वाला यान को क्या कहते हैं हम? पनडुब्बी। बहुत महत्वपूर्ण है और तत्पुरुष समास में अक्सर इसको मैंने कहीं देखा है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका विग्रह पूछ लिया गया साथियों, और जलयान का भी विग्रह पूछ लिया गया है। तो हमें इस कक्षा के बाद ध्यान रखना है कि हम इसका सामासिक विग्रह करें तो शुद्ध करें। आगे मैं और बताऊंगा सामासिक विग्रह हमें किस प्रकार करना है। तत्पुरुष समास से जुड़े हुए हम बहुत सारे उदाहरण करने जा रहे हैं साथियों। भी मेरा पहले मूल मंतव्य ये था कि आपको अव्यय भाव का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के, पुनः स्मरण करा के तत्पुरुष समास का स्वरूप बता देना। क्या बता देना? स्वरूप, जिससे कि आपके मन और मस्तिष्क में यह स्वरूप स्थापित हो सके और उस स्वरूप के आधार पर आप असंख्य उदाहरणों को अपने सामने देख सके और उनका विग्रह कर सके और उनको सामासिक दृष्टिकोण से पहचान भी सके। क्लियर? स्वरूप क्या था? विभक्ति चिन्हों का लोप होगा, या फिर कोई प्रत्यय आएगा, या फिर अ या अन आएगा, या फिर लुप्त पद होगा। अब हम इसके साथ इसके उदाहरण को देखते हैं। अब देखो, मैंने समास का प्रथम भेद आपको बताया था, कर्म कारक तत्पुरुष, यही बताया था। कारक तत्पुरुष के हमने 6 भेद बांटे थे। उसमें हमने 2 को कारकों को छोड़ा था, कर्ता और संबोधन। एक लिया कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह होता है? को होता है। ये विशेष ध्यान रखना। जब कर्म कारक तत्पुरुष समास से जुड़े हुए तथ्य या उदाहरण हमारे सामने आएंगे तो हमें उसका विग्रह करते हुए उन 2 पदों को अलग करके उनके मध्य में को स्थापित कर देना। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, इसका यह भी विग्रह होता है, और साथ ही साथ ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ भी विग्रह होता है। साथियों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम ग्राम को गांव भी तो लिख सकते हैं।
विशेष ध्यान देना, विग्रह से जुड़ी हुई मूल तथ्य बताने जा रहा हूं। ग्राम से को हम गांव भी तो लिख सकते हैं, हाँ, हालांकि अर्थ ग्राम का गांव भी होता है, लेकिन अगर गांव लिख देंगे तो हमारा विग्रह पूर्णतः अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सामासिक पद में अधिकांशतया हम पदों को अपने से जुड़े हुए अन्य अर्थ में नहीं लिखते हैं। अधिकांशतया जो मूल पद हैं, यदि वो अर्थ देने में सक्षम है, अर्थ निष्पादित कर सकता है, तो हम उसको उसी मूल पद में लिखेंगे। इसीलिए ग्राम शब्द अपना अर्थ देने में सार्थक है, ये अर्थ को गौतिक करवा सकता है, तो इसकी जगह हमें गांव कतई नहीं लिखना है, ग्राम का ग्राम ही लिखना है। जैसे एक शब्द आता है, एक शब्द इससे जुड़ा हुआ है, वो अलग उदाहरण है, लेकिन मैं यहां इससे जुड़ी हुई तथ्य बताऊं। हस्तलिखित, हस्तलिखित, अगर ऐसा शब्द आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और वहां आपको ये मिल जाए, हाथ के द्वारा लिखित, द्वारा लिखित, क्या ये सही होगा क्या साथियों? ऐसा सामासिक विग्रह आ जाए हस्तलिखित में, हाथ के द्वारा लिखित, तो क्या ये सही होगा क्या? कतई सही नहीं होगा। अगर ऐसा आ गया तो वह, अगर आपने उसको कर दिया विकल्प का चयन, तो वो आपका विकल्प अशुद्ध होगा। उस हाथ की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? हस्त ही लिखना चाहिए। कारण हस्त अपने आप ही अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, अर्थात वह सभी पद जो मूल पद अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम उनसे जुड़े हुए पर्याय पदों में कभी नहीं लिखते। ये समास का बहुत ही गहरा अर्थ में लिया हुआ तथ्य है, इसके तहत ही हम समाज का विग्रह करना चाहिए। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, को गत। अब देखो अगला उदाहरण आ रहा है, ग्रंथकार, ग्रंथकार। यहां कार क्या है? मैंने बताया ना आपको, कुछ शब्द बताए मैंने आपको कि अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत हम लेते हैं या उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत ले, जहां क्या आता है? प्रत्यय आता है। कार्य, प्रद, दाई, यहां क्या आ गया? प्रत्यय आ गया। हालांकि तत्पुरुष का भेद है, अधिकांश प्रश्न हमें तत्पुरुष के उपभेदों में से नहीं पूछे जाएंगे, हमें मूल समास के ही रूपों में से पूछे जाएंगे, फिर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को, कार का अर्थ हो गया करने वाला। यहां करने वाला क्यों किया? क्योंकि कार अपना मूल अर्थ साथ नहीं रखा हुआ है। जैसे हम कार को कहीं स्वर्ण के साथ जोड़ें तो स्वर्ण का काम करने वाला हम करते हैं, यहां ग्रंथ को करने वाला कर सकते हैं। यहां माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अरे एक साथियों, इस चीज को मैं और बता दूं, अगर माखन चोर शब्द आ जाए और उसमें आपके विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं हो, विशेष ध्यान देना इस बात का, तत्पुरुष समास आपके विकल्प में नहीं हो, तो आप इसको किस में ले जाओगे? वो मैं आगे और बताऊंगा। बहुब्री में। किस में ले जाएंगे? बहुब्री समास में। क्यों ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, वो जब हम बहुब्री समास करेंगे उसमें पुनः ये उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा इसी से जोड़ के। लेकिन यहां आपको थोड़ा मस्तिष्क में एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि इसको हम तत्पुरुष समास अगर विकल्प में नहीं आता है तो हम बहुब्री में ले जाएंगे। अगला आता है सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। समझ आ रहे हैं? परलोक गमन, परलोक को गमन। जो जो अर्थ स्पष्ट है उनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। शरण को आगत, शरणागत का क्या हो गया? शरण को आगत।
अब ये जितने भी हमने इनका सामासिक विग्रह किया, सब में क्या आ रहा है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इनको हम कर्म कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखते, पढ़ते और समझते हैं। अगला देखो, आशातीत। आशातीत, सिर तोड़, गगनचुंबी, रथ चालक, जेब कतरा, गिरह कट, कई करुणापूर्ण, शोकाकुल, वाल्मीकि रचित, कई शब्द आता है। अगला ये शब्द है आशातीत। आशा को लांग कर, आशा को लांग कर, इसका आशा से अतीत हमें दिमाग में आ रहा होगा। हम जैसे ही शब्द को देखते हैं, आशा से अतीत, अगर आशा से अतीत शब्द हम प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ वह नहीं रहेगा जो इस सामासिक पद का है। आशा अतीत का तात्पर्य जो हमारी आशाओं से परे हैं, और आशाओं से परे कौन होता है? जो हमारी आशाओं को सीमाओं से बाहर चला जाता है। तो अगर हम आशा से अतीत करेंगे तो वह अशुद्ध होने की संभावना है। हमें इसका वर्गीकरण होगा आशा को लांघकर। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। या फिर अगर कोई स्त्रीलिंग होगा तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ये उदाहरण आपको कई बार किसी और का भी विचलन करवा सकते हैं। रथ चालक, रथ का चालक, रथ का चालक का आ रहा है ना? का आते ही हम कहां दिमाग चले जाएगा हमारा? आगे और उदाहरण बताऊंगा मैं। संबंध में का, की, के, संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह है। लेकिन यहां रथ का चालक करने से इसका अर्थ वह नहीं आता जो हम रथ चालक का अर्थ गोतक रखते हैं, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब को एक शब्द और आता है इससे जुड़ा हुआ, गिरह कट। गिरह कट, गिरह को, गिरह मतलब गर्दन। अब यहां हम गर्दन नहीं लिख सकते साथियों, कारण कि हमें अगर वो शब्द अपना अर्थ दे रहा है जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो हम उसी को ही सामासिक पद में प्रयोग करेंगे। गिरह को काटने वाला, क्या आ गया? गिरह को काटने वाला। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। अब यहां देखो, करुणा को पूर्ण लिखूंगा या करुणा से पूर्ण लिखूंगा? ये बताओ, करुणा को पूर्ण या करुणा से पूर्ण? यहां तक जितने हमने उदाहरण किए ये हमने किसके अंतर्गत देखे? कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत देखे। अगला हमारा तत्पुरुष का आता है, देखो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या था? को, करण, यहां से आता है, और एक से और भी आता है। अपादान के अंतर्गत भी क्या आता है? से आता है विभक्ति चिन्ह। लेकिन अपादान में जो से विभक्ति चिन्ह है उसका मूल मंतव्य अलगाव से है। दो वस्तुओं, दो तथ्यों, दो विचारों को अलग करने से है। यहां से का अर्थ है कार्य से, यहां से किसी माध्यम के लिए आता है। माध्यम मतलब के द्वारा, कोई काम किसी के द्वारा, किसी माध्यम से, किसी साधन से किया जाता है, वहां जो से का प्रयोग हम करते हैं वो करण तत्पुरुष का आता है। एक आता है संप्रदान,
के लिए, क्या आता है? के लिए। अब यहां से का देखते हैं, करुणा से पूर्ण, क्या आएगा? करुणा से पूर्ण। अगला आता है शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। यहां क्या माध्यम बन रहा है? आकुल का माध्यम कौन बन रहा है? शोक बन रहा है। मैंने क्या बताया? के द्वारा काम होना या किसी माध्यम से काम होना, वहां अगर से का प्रयोग होता है वो एक माध्यम बनता है, और उस माध्यम का प्रयोग हम किस में करते हैं? करण तत्पुरुष समास में करते हैं। अगला है वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। इसमें आगे ये उदाहरण, इस प्रकार के उदाहरण अगर हमारे पास आए तो ये आते हैं करण कारक तत्पुरुष में। क्यों आएंगे? क्योंकि करण कारक तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वह माध्यम के लिए जो से का प्रयोग हुआ है या के द्वारा का प्रयोग हुआ है वो करण को, करण कार्य के माध्यम को बताता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर से और द्वारा विभक्ति चिन्ह आते हैं और को किसी कारण के माध्यम को बताते हैं तो वो जाएंगे करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अगला है शोक आतुर, यही इसी के भेद है, करण कारक तत्पुरुष समास के, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? से या द्वारा या के द्वारा। और ये सारे किसके रूप में आएंगे? माध्यम के रूप में आएंगे, अलगाव के रूप में से नहीं आएगा, केवल माध्यम के रूप में। शोक से आतुर, शोक से आतुर, शोकातुर। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। समझ पा रहे हो साथियों आप? करण कारक तत्पुरुष के ये भेद हैं, इसके अंतर्गत हम इनको से या के द्वारा या द्वारा आदि विभक्ति चिन्हों को लगा करके इनका विग्रह कर रहे हैं। मन मानना का होगा, मन से माना हुआ। एक शब्द और आता साथियों, मन चाहा, मन से चाहा हुआ। एक है बहुत ही अच्छा व सुंदर शब्द है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। सराहत, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है सर और आहत। सर मतलब बाण, सर से आहत, आहत का मतलब घायल। सराहत शब्द है, इसका मूल अर्थ है बाण से जो घायल होता है साथियों, उसको हम कहते हैं सराहत, अर्थात सर से आहत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा, बस इतना से देखना है हमें, भूख से मरा। अगला आता है सुर रचित, सुर के द्वारा रचित। तो यहां देखो सभी उदाहरणों में हमें से या के द्वारा माध्यम रूप में देखने को मिलता है। एक है आचार कुशल शब्द है, यह भी बहुत ही अच्छा शब्द है। आचार मतलब व्यवहार, आचार से कुशल, जो अपने व्यवहार से कुशल होता है उसके लिए आचार कुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। रस भरा, रस से भरा। अब यहां देखो इतने जितने उदाहरण हमने किए के अंतर्गत किए, करण कारक तत्पुरुष के अंतर्गत किए। हमने अब तक उदाहरण कर लिए कर्म कारक तत्पुरुष के और करण कारक तत्पुरुष के उदाहरण देखने। एक शब्द आता है देखो, संप्रदान कारक तत्पुरुष। क्या आता है?
संप्रदान कारक तत्पुरुष। संप्रदान के लिए हमने क्या विभक्ति चिन्ह प्रयोग करते हैं? के लिए। क्या करते हैं? के लिए। अगर इस विभक्ति चिन्ह का अगर कहीं लोप है दो पदों में, तो उसके अंतर्गत हम कहां देखेंगे? तत्पुरुष समास, और वो भी संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। ये देखो, मन से चाहा, ये तो उसी का ही भेद है। मन से चाहा हुआ, करण कारक का भेद है। मन से चाहा हुआ। ये एक एक उदाहरण आपके साथ में अन्य भेद के साथ इसलिए रख रहा हूं कि आप उदाहरण देखते ही पहचान लो, कहीं के लिए से इसका विग्रह नहीं कर दो, क्योंकि ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी। देखो, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। डाक गाड़ी। अब देखो, एक दो शब्द हैं, एक मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं बैलगाड़ी। क्या लिख रहा हूं? बैलगाड़ी। विशेष ध्यान देना, डाक गाड़ी, बैलगाड़ी। अगर डाक गाड़ी का मैं विग्रह करूंगा तो वो होगा डाक के लिए गाड़ी। क्या होगा? डाक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी का यूज होता है, किसी कारण के लिए, डाक के लिए गाड़ी। अगर मैंने बैलगाड़ी प्रयोग कर दिया तो बैल के लिए गाड़ी होगा क्या साथियों? है? बैल के लिए गाड़ी हो सकता है क्या? आप कहोगे तो अजीब सा लग रहा है बैल के लिए गाड़ी। जी, अजीब इसलिए लग रहा है कि इसका विग्रह उस प्रकार से नहीं होता। बैलगाड़ी का विग्रह होगा बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। अब खींची जाने वाली एक पद आ गया, उसको हमने लुप्त किया। तो हमने अपने उदाहरणों में देखा था ना कि लुप्त पद तत्पुरुष किस में आएगा? लुप्त पद तत्पुरुष में इसका ये उदाहरण सम्मिलित होगा। यहां इसलिए बता दिया कि इस समान से शब्दों को हम अलग अलग देख सके। मैं आपको 3 शब्द बताता हूं साथियों, देखना। रेल यात्रा, रेल भाड़ा और रेल गाड़ी। रेल यात्रा, रेल भाड़ा और रेल गाड़ी। रेल यात्रा का मैं विग्रह करूं तो मैं करूंगा रेल से यात्रा। कहां आया? से, करण कारक तत्पुरुष समास में आया। रेल भाड़ा का मैं विग्रह करूंगा तो मैं लिखूंगा रेल के लिए भाड़ा। इसमें आया? संप्रदान कारक तत्पुरुष में आया। रेल गाड़ी का विग्रह करूंगा तो मैं करूंगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। पर तो आया, लेकिन चलने वाला शब्द भी, एक पद भी आया, उसको हमने सामासिक पद बनाते हुए लोप किया। तो वो किस में आया? लुप्त पद तत्पुरुष के अंतर्गत आया। तो हमें शब्द एक जैसे देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था, पशु बलि और बलि पशु। पशु बलि, पशु की बलि, बलि पशु, बलि के लिए पशु, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। रसोई घर बहुत साधारण सा शब्द है, आप लगभग कहीं भी देखोगे तत्पुरुष समास के भेद, उसमें सबसे पहले आपको रसोई घर ही मिलेगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब यहां हम शाला शब्द प्रयोग करेंगे, चूंकि आपको मैंने पूर्व में बता चुका हूं। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। एक शब्द आता है देशाटन, साथियों ध्यान देना, देशाटन इसी से मिलता जुलता शब्द है देशार्पण। यहां तो मैंने किया देश के लिए अर्पण, देशाटन। इसका मैं विग्रह करूंगा तो मैं करूंगा देश में अटन। अलग हुआ या नहीं हुआ? अटन मतलब घूमना या विचरण करना। कहां करोगे? देश में। अगर ऐसा शब्द आए, हालांकि ये उदाहरण तत्पुरुष का ही है, लेकिन अलग कारक है, अलग अधिकरण कारक तत्पुरुष में आता है। देशाटन किस में आता है? अधिकरण कारक तत्पुरुष में।
साथ ही साथ मैं आपको ये उदाहरण अन्य इसलिए बताते चल रहा हूं कि आपके मन में जो शंकाएं अगर कोई आई है तो उसका साथ ही साथ समाधान होता रहे, आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से भी उन शब्दों को देख सके। गौशाला, गौ के लिए शाला। अब यहां आप गाय कर सकते हो क्या साथियों? आप सब सोच पा रहे हो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पूर्व में इसी कक्षा में ये समझा व पढ़ा है कि अगर मूल पद अपना अर्थ दे रहा है तो उसकी जगह दूसरे पर्याय पद का प्रयोग करने की कतई हमें आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के लिए आग्रह। अब तक हमने कितने कर लिए? कर्म, करण, संप्रदान, कारक, तत्पुरुष के उदाहरण इन तीनों के देख लिए। को से विभक्ति चिन्ह के देख लिए, से या द्वारा विभक्ति चिन्ह के देख लिए, और के लिए विभक्ति चिन्ह के लिए देख लिए। और साथ ही साथ हमने इससे जुड़े हुए और भी कई तथ्य कर लिए थे। पाठशाला, अब इसके आप खुद कीजिए। पाठ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या का आले या विद्या के लिए आले। यहां विद्या का आले लिख दिया हमने, और एक शब्द में ऐसे लिख देता हूं, विद्या के लिए आले। अब इसमें मौलिक अंतर क्या है? ये शब्द विद्या का आले, विद्या के लिए आले। तो का, जिस चीज का हमें अर्जन नहीं करना है तो वहां तो हम का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी चीज को हम जिस जगह से अर्जित कर रहे हैं वो के लिए के अंतर्गत आ रहा है। तो यह क्या होगा? अशुद्ध, और के लिए का क्या होगा? शुद्ध। अब विद्या का आलय नहीं करोगे, विद्या के लिए आलय, अर्थात वो विद्या को प्रदान करने वाला, मतलब एक साधन बना है। क्या बना है? साधन बना है। हथकड़ी, या हथ शब्द पूर्णतः अपना अर्थ नहीं दे रहा तो हम कर देंगे हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देवालय, देव के लिए आले। राह खर्च, राह के लिए खर्च। क्या है? राह के लिए खर्च। साथियों, कुछ मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको मौखिक रूप से इनका विग्रह बताया है, तो आपने सुना व समझा होगा। अगला चलते हैं हम। एक आता है, हमने देखा अब तक कर्म, करण, संप्रदान। अब आता है अपादान। यहां क्या आएगा? से आएगा, लेकिन ये अलग या विच्छेद के भाव में आता है। हम किसी चीज से दूर हट जाते हैं, वह चीज से हमारा संबंध टूट जाता है, वहां हम जिस से का प्रयोग करते हैं वह किस में आएगा? हमारे कारक में, अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। और इससे जुड़े विभक्ति चिन्हों को लेकर के जो सामासिक पद बनते हैं वो बनते हैं अपादान कारक तत्पुरुष में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अर्थात हम ऋण से अलग हुए या नहीं हुए? अलग होने का भाव आ रहा है हमें, अलग होने का अर्थ का घोतक हो रहा है, ये से हो रहा है। ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। अब हम धन से अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे इस भाव में? गुणहीन, गुण से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। अगला है रोग मुक्त,
रोग से मुक्त। अगला आ रहा है हमारे पास बंधन मुक्त। क्या हुआ? बंधन से मुक्त। अगला जो आ रहा है बहुत ही अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। दूर आगत, दुरागत, दूर से आगत, अलग हुआ ना। जिस जगह से वो आए हैं उस जगह से उनका अलगाव हमें देखने को मिल रहा है। ये अलगाव के कारण यहां हमने सेक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो ये जितने भी उदाहरण आप सामने देख पा रहे हो साथियों, ये सभी अपादान कारक तत्पुरुष के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं। हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। मैंने आपको साथियों कहा था बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको कराऊंगा, तो वो उदाहरण आपको पूरा का पूरा अपना जो ज्ञान है समास का खुलवा देगा। आप कतई इसमें द्वंद में नहीं रहोगे। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। एक शब्द आता है जलहीन, एक शब्द आता है जलधारा, एक आता है जलमग्न। मैं तीनों अर्थ बता रहा हूं आपको। देखो एक जैसे जुड़े हुए शब्द मैं आपको इस समास में तुलनात्मक दृष्टि से बता रहा हूं। जलधारा, जलहीन, जलमग्न, तीनों का अलग अलग विग्रह। जलहीन अर्थात जल से हीन। इसमें आ गया अपादान कारक तत्पुरुष में। जलधारा, जल की धारा। यहां जल से धारा नहीं है, जल की धारा। तो यहां वो किस में आ गया? संबंध कारक तत्पुरुष। यहां देखो जलमग्न, जल में मग्न, जल में भला किसी के अंदर चला जाए या किसी के ऊपर स्थापित हो जाए, वह किस पे आता है? अधिकरण कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अधिकरण कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। भूदान। अब सब देखो, यहां से हम पढ़ेंगे संबंध कारक तत्पुरुष के उदाहरण। इसके संबंध कारक क्या क्या आएगा इसमें? का, की और के जो विभक्ति चिन्ह है, इनका यदि लोप रहता है या इनका हम उनको समाप्त करके सामासिक पद को बनाते हैं, वहां संबंध कारक तत्पुरुष होता है। भूदान, भू का दान। बस यहां हम भूमि नहीं लिखेंगे साथियों, क्योंकि भू अपने आप में अर्थ स्पष्ट कर रहा है। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। अगला है राजसभा, राज की सभा। इसमें विशेष ध्यान देने वाली साथियों बात यह है, आप राजा की सभा नहीं कर सकते। यहां पे राजसभा शब्द है तो हम मूल शब्द इसी को लेंगे, और आपके प्रश्न अगर जब आता है उसके विकल्प में एक विकल्प निश्चित ही आपको वहां ये मिलता है, राजा की सभा। लेकिन हम इसका विग्रह राजसभा की तरह करेंगे। जल धारा मतलब जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भारत रत्न। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा कक्षाओं में यह पूछा गया है। तो यह जो उदाहरण है वो किस में आ रहे हैं? हमारे संबंध कारक तत्पुरुष समास में। क्यों आ रहे हैं? कि इनके मध्य में जो विभक्ति चिन्ह है वह का, की और के इत्यादि आए। इस कारक विभक्ति चिन्ह से जुड़ा एक तथ्य साथियों मैं आपको और साझा कर देना चाह रहा हूं कि संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, संबंध कारकों के, वो दो तरीके से जुड़ते हैं साथियों। एक संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, एक सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जब जुड़ेंगे तो वो अपना अलग अस्तित्व विद्यमान रखेंगे। जैसे राम को या राम ने, धनुष बाण से, ये सब अपना अलग अस्तित्व रखेंगे। लेकिन सर्वनाम के साथ जब जुड़ेंगे तो वो उनके साथ अपने को मिला देंगे। जैसे ने जुड़ा
मैंने, मैं के साथ जुड़ा, अपना अस्तित्व किस में डाल दिया? सर्वनाम में। री जुड़ा, हम में, हमारी जुड़ा, तुम में जुड़ा, तुम्हारी, तुमने। अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि अगर संबंध कारक तत्पुरुष के जो स्वरूप हैं का, की, के, ने इत्यादि, ये जब अगर संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ तो अपना अलग अस्तित्व विद्यमान रखते हैं और सर्वनाम के साथ मिल जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। अगला लेते हैं हम। पुष्प वर्षा, यही उसी के हैं, संबंध कारक तत्पुरुष के। जो अब हमने शुरू किए थे उदाहरण, संबंध कारक तत्पुरुष समास। पुष्प की वर्षा, उद्योग का पति, उद्योगपति का विग्रह क्या होगा साथियों? उद्योग का पति। यह एक और महत्वपूर्ण शब्द आपके साथ लेके आया हूं मैं, पराधीन। पर शब्द अगर हम लिख देते हैं यहां, तो पर अपने आप को अर्थ नहीं दे पा रहा है। जब कोई अर्थ नहीं दे पाता है तो उसकी जगह हम दूसरा शब्द लिखते हैं, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। पराधीन से तात्पर्य है दूसरों के अधीन। यहां पर नहीं लिख सकते साथियों, देखो आप इसका ऐसे भी कर सकते हो ना, दूसरों पर अधीन। पर अधीन ये शब्द भी हमारे दिमाग में आ रहा होगा, दूसरों पर अधीन। एक होता है दूसरों के अधीन, दूसरों पर अधीन का भाव अलग है और दूसरों के अधीन का भाव अलग है। दूसरों पर अधीन के मतलब तो ये हो गया वो अक्षमतावान है। ध्यान देना साथियों, मैं ये दो शब्द हैं, इसका दो रूपों में विश्लेषण आपके सामने खोल के रख देना चाहता हूं। दूसरों पर अधीन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अधीन है वह अक्षमतावान है, वह उसकी खुद की कोई क्षमता नहीं है कि वो अपना कार्य कर सके। और दूसरों के अधीन वो क्षमतावान तो है लेकिन किसी ना किसी कारणवश अधीन है, अक्षमता से अधीन नहीं है, तो हम उसको दूसरों का अधीन करेंगे। सेना का पति, सेनापति बहुत हल्का व सरल शब्द है। राज दरबार, राज का दरबार। देश की रक्षा, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। बहुत सारे विग्रह आपके सामने आए हैं साथियों, आपने देखा, समझा और उनको पढ़ा होगा। अब आता है अधिकरण। अधिकरण कारक तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष। हमने साथियों देखा, कर्म में विभक्ति चिन्ह को का लोप हुआ, करण में से या के द्वारा का लोप हुआ, संप्रदान में के लिए का लोप हुआ, संबंध में का, की, के का लोप हुआ। यहां अधिकरण में पर विभक्तियों का क्या रहता है? लोप रहता है। अर्थात किसी चीज के ऊपर या किसी वस्तु, किसी स्थान के अंदर के लिए जब प्रयोग करते हैं तो वहां हम में या पर का प्रयोग करते हैं, और वो आता है हमारा अधिकरण कारक तत्पुरुष में। जैसे गृह में प्रवेश, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना, तो यहां में। पर्वतारोहण बहुत अच्छा शब्द है साथियों, रट के रखना अगर नहीं समझ आए तो। पर्वत पर रोहण, आरोहण। आरोहण का अर्थ होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, पर्वत, पर्वत के ऊपर की तरफ चढ़ना। अब मैं ये समझता हूं रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी साथियों। जब आरोहण शब्द को मैंने आपको अर्थ बता दिया और पर्वत बता दिया, तो आप पर्वत पर जाओगे तो पर ही जाओगे, पर्वत का आरोहण थोड़ी करोगे।
आप पर्वत को ऊपर उठा दोगे क्या? ये अपने आप को बजरंगबली के समान मान करके। तो यहां हम पर्वत पर आरोहण करते हैं, पर्वत का आरोहण नहीं करते हैं। ग्राम में वास, ग्राम में वास। आप बीती, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। आप पर बीती, आप बीती से तात्पर्य है आप पर जो बीतती हैं, जो खुद अनुभव करता है, उसका हम सामाजिक विग्रह करेंगे। आप पर बीती। जल में समाधि, जल समाधि का अर्थ है जल में समाधि। यहां जलज आया, देखो अब ज शब्द है, ये अपना अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो हम करेंगे जल में जन्म, जल में जन्म। नीति कुशल, नीति में कुशल। अगला आ रहा है नरोत्तम, नरों में उत्तम। यह भी बहुत अच्छा शब्द है साथियों। नरों में कुछ बहुत सारे नर है, अर्थात आदमी हैं, उनमें अगर हमें सबसे उत्तम की बात करनी होती है तो हम उसके लिए जो शब्द सामासिक पद का प्रयोग करते हैं वो करते हैं नरोत्तम, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, पुनः आ गए हमारे पास गृह में प्रवेश। तो ये हमने उदाहरण देखे अधिकरण कारक तत्पुरुष के। कुछ उदाहरण और आ रहे हैं हमारे सामने। देखो मैंने यहां विग्रह करके रखा है, इस उदाहरणों में क्या रखा है? विग्रह करके। कई बार क्या होता है, हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है और हमें पूछ लिया जाता है कि इसका सामासिक पद कौन सा है। हमने जो अब तक पढ़े हैं उनका भी विग्रह आ सकता है और सामाजिक पद पूछ सकते हैं। तो हमें उदाहरणों को दोनों तरीके से हल करने की आवश्यकता रहती है। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, क्या आ गया? अब यहां कार आ गया। देखो मैंने तत्पुरुष समास आपको बताया था ना, उपपद तत्पुरुष समास एक भेद। ये क्या हो गया? उपपद। काल को जीतने वाला, कालजयी, क्या हो गया? कालजयी। ये भी क्या है? उपपद तत्पुरुष समास। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोह, क्या है? राजद्रोह। बहुत अच्छा शब्द है राजद्रोह, अर्थात राजा को या राज को धोखा देने वाला। खुद को मारने वाला, आत्मघाती, खुद को मारने वाला आत्मघाती। अब आप इसको कर रहे हो तो आपको ऐसा भी लग रहा है हम एक वाक्यांश के शब्द भी कर रहे हैं। जी, ये समास क्या है? एक वाक्यांश को ही रूप है। आप हम पढ़ते हैं व्याकरण में कि एक वाक्य को एक वाक्यांश के रूप में, हम एक शब्द के रूप में पिरो देते हैं, वो समास यही काम करता है। ये उदाहरण सामने लाने का मेरा मूल मकसद यही था, दो चीज आपको बताना। एक तो अगर विग्रह पद दिया हुआ है तो उसको हम सामासिक पद किस प्रकार से बनाएं, ऐसा प्रश्न हमारे आता है। दूसरा ये बतलाना कि जो वाक्य होता है उस वाक्य का हम एक शब्द में उसका अर्थ लेते हैं जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। वो वाक्यांश में साथियों किस में आता है? ये वाक्यांश भी किस में आता है साथियों? समास में आता है। वाक्यांश का पद भी क्या होगा? समास होगा। मांस खाने वाला, मांसाहारी। साग को खाने वाला, शाकाहारी। ये शब्द हमारे सामने आए। अब बहुत सारे शब्द है साथियों, मैंने आपको बताया लुप्त पद में जलयान, वायुयान, पनडुब्बी, दही बड़ा, पकौड़ी, ये सारे शब्द हैं जिनमें बड़े बड़े पद लुप्त होते हैं, वो लुप्त पद के अंतर्गत आते हैं। उपपद में प्रत्यय लग करके आते हैं। अब इनको हम सारांश के रूप में तत्पुरुष को देख लेते हैं। तत्पुरुष में हमें क्या मिलेगा तो हम उसकी पहचान करें। पहला क्या मिले? विभक्ति चिन्ह मिल जाए। क्या मिल जाए? विभक्ति चिन्ह मिल जाए। दूसरा प्रत्यय मिल जाए पीछे लगा हुआ, जैसे ज्ञ का, कार का, दाई का, प्रद का, इस प्रकार के हमें अगर प्रत्यय मिल जाए तो वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद लुप्त पद कोई आ जाए,
लुप्त पद। लुप्त पद के अंतर्गत बड़ा का बड़ा पद ही समाप्त हो जाए। ये चीजें हमें अगर जहां मिलती हैं साथियों, तो और एक आ जाता है अ या अन उपसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? और बिना के अर्थ में। चार चीज ध्यान रखनी है साथियों। एक तो लुप्त पद ध्यान रखना है, एक आपको प्रत्यय ध्यान रखना है, एक उपसर्ग अ या अन ध्यान रखना है, और एक विभक्ति चिन्ह। ये चार आपके मस्तिष्क में बिठा लो, आपके सारे के सारे समाज के उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। हमने अब तक जितने भी उदाहरण देखे वो इन चार तथ्यों पर ही आधारित थे। इन चार तथ्यों से एक भी उदाहरण भी आगे नहीं था, क्योंकि उदाहरण बनते ही नहीं है। उदाहरण इन्हीं चार स्वरूपों पर बनते हैं। जिस प्रकार हमने अव्यय भाव का स्वरूप देखा, उसी प्रकार आज हमने पूरा का पूरा तत्पुरुष का स्वरूप, उसके उदाहरण देखे। हम अपनी आगे की कक्षा में कर्मधारी और द्विगु समाज को तुलनात्मक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। समास एक है, मैंने आपको तत्पुरुष के दो भेद बताए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ये जो हमने पढ़ा वो हमने व्याधिकरण का भाग पढ़ा। समानाधिकरण के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारी और द्विगु। दोनों दिखने में अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई भी हम कह सकते हैं। उसी जुड़वा भाई को हम कल आपके सामने लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।